हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSCC चैंपियंस। आज हम करेंगे गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही अल्ट्रा रेयर है। इससे पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, और इसमें हम नेक्स्ट कवर करेंगे जो कि बहुत अल्ट्रा रेयर है। इसी तरह के जो रेयर होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जामिनर पूछता है या एग्जाम्स में इसी तरह के आते हैं, फिर आप कहते हो हमने तो पहले कभी इस तरह के सुने ही नहीं है, तो वो ये हम इसमें कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज एथनोक्रेसी। एथनोक्रेसी किसको बोलते हैं? जातीय वर्चस्व शासन, मतलब कि रूल बाय डोमिनेंट एथनिक ग्रुप। द कंट्री बिकेम एन एथनोक्रेसी वेयर ओनली वन एथनिक ग्रुप हेल्ड ऑल पॉलिटिकल पावर। ये जातीय वर्चस्व, एक जाति द्वारा वहां पर पावर में रहना। नेक्स्ट इज नंबर 2 इज एक्सार्की। एक्सार्की किसको बोलते हैं? बाहरी सत्ता शासन। रूल बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। द न्यूली कॉन्कर्ड रीजन वाज प्लेस्ड अंडर एन एक्सार्की कंट्रोल्ड बाय द फॉरेन एम्पायर। रूल बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी, एक्सार्की। नंबर 3 इज थिएट्रोक्रेसी। थिएट्रोक्रेसी किसको बोलते हैं? जनमत शासन। शायद ये आपने सुना भी होगा। रूल बाय पब्लिक ओपिनियन, स्पेक्टेटर ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन से शासन करना। इन थिएट्रोक्रेसी पॉलिटिशियन विन इलेक्शन बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, नॉट मेरिट। नेक्स्ट इज हेजियोक्रेसी। हेजियोक्रेसी किसको बोलते हैं? संतों का शासन, संत महात्मा द्वारा शासन। रूल बाय द होली और सेंटली पर्सन्स। An ancient kingdom was a hagiocracy where saints and holy men governed the people. संतों द्वारा शासन is hagiocracy. Next number 5 is स्क्वेरार्की। स्क्वेरार्की किसको बोलते हैं? भूस्वामियों का शासन। रूल बाय लैंडेड जेंट्री। England in the 18th century was dominated by a squararchy of wealthy landowners. Next is number 6 is कॉर्पोरेटोक्रेसी। कॉर्पोरेटोक्रेसी किसको बोलते हैं? निगमों का शासन, मतलब रूल बाय कॉर्पोरेशंस। Critics argue that modern democracies are becoming corporatocracies controlled by the big businessman. Next, number 7 is मीडियोक्रेसी। मीडियोक्रेसी किसको बोलते हैं? साधारण लोगों का शासन। रूल बाय मीडियोकर पर्सन्स। व्हेन इलेक्शन फेवर इमेज ओवर एबिलिटी, द रिजल्ट इज ऑफन अ मीडियोक्रेसी, साधारण लोगों का शासन। नेक्स्ट नंबर 8 इज पिडेंटोक्रेसी। पिडेंटोक्रेसी किसको बोलते हैं? पंडितों का शासन। रूल बाय पीडेंट्स और स्कॉलर्स। द गवर्नमेंट बिकम अ पिडेंटोक्रेसी where every decision required scholarly approval. पंडितों द्वारा शासन या फिर किसी स्कॉलर्स के द्वारा शासन, तो उसको बोलते हैं पिडेंटोक्रेसी। देन आता है पैपिरोक्रेसी। पैपिरोक्रेसी किसको बोलते हैं? कागजी शासन। रूल बाय पेपर और ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट्स। सिटीजन suffered under a papyrocracy where endless forms delays every service. मतलब कागजी शासन हो, रियलिटी में ना हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 10 इज गायनार्की। गायनार्की किसको बोलते हैं? महिलाओं का शासन। गायनी से ही आपको समझ में आ गया होगा। रूल बाय वुमेन। An ancient tribe was a gainarchy led by a council of elder women. Next is एंडोक्रेसी। एंडोक्रेसी किसको बोलते हैं? पुरुषों का शासन। रूल बाय men. Feminists challenged the endocracy that had governed the nation for centuries. Next is बैंकोक्रेसी। बैंकोक्रेसी किसको बोलते हैं? बैंकरों का शासन। ये नाम से ही पता चल रहा है आपको। रूल बाय बैंकर्स। आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस, द बेलआउट्स रिवील अ हिडन बैंकोक्रेसी इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट। नेक्स्ट नंबर 13 इज जेनोक्रेसी। जेनोक्रेसी किसको बोलते हैं? विदेशियों का शासन। रूल बाय
foreigners. The colonized nation resisted the xenocracy imposed by the foreign powers. विदेशियों के शासन को बोलते हैं xenocracy. Next is number 14 is थैलेसोक्रेसी. थैलेसोक्रेसी किसको बोलते हैं? समुद्री वर्चस्व, नेवल सुप्रीमेसी और रूल ऑफ द सीज, मतलब कि नेवी के द्वारा किया गया शासन. एंशिएंट एथेंस was a thessalocracy that controlled trade routes across the Mediterranean. मतलब कि ये पुराने जमाने में जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना होता था तो सी रूट हम प्रेफर करते थे, क्योंकि हवाई जहाज तो होते नहीं थे, एयर रूट होता ही नहीं था. तो उस टाइम ये चीज जो नेवी होती थी वो शासन करती थी, थैलेसोक्रेसी. नेक्स्ट इज कैकेडोक्रेसी. कैकेडोक्रेसी किसको बोलते हैं? अयोग्य लोगों का शासन, मतलब रूल बाय द अनफिट और इनकॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब कि जो उसके लायक ही नहीं है फिर भी वो उस पर शासन कर रहे हैं. कैकेडोक्रेसी. द नेशन कोलैप्स्ड इनटू अ कैकेडोक्रेसी व्हेन करप्ट ऑफिशियल रिप्लेस्ड स्किल लीडर्स. नेक्स्ट नंबर 16 इज ऑटार्की. ऑटार्की किसको बोलते हैं? आर्थिक आत्मनिर्भरता, मीन्स policy of economic self-sufficiency. During the war, the government adopted autarky to reduce dependence on foreign goods. आर्थिक आत्मनिर्भरता. Next is number 17 is irredentism. irredentism किसको बोलते हैं? खोए क्षेत्र को वापस पाने की नीति. Policy to reclaim lost territory of some ethnicity. तो खोया हुआ क्षेत्र है उसको वापस पाने की जो नीति होती है उसको बोलते हैं irredentism. The party's irredentism led to border conflicts with neighboring countries. Now next is number 18, revanchism. revanchism किसको बोलते हैं? प्रतिशोध से खोया क्षेत्र पाना. पॉलिसी ऑफ रीटेकिंग लॉस्ट टेरिटरी बाय रिवेंज, मतलब रिवेंज से लड़ाई करके खोया हुआ क्षेत्र पाना. इरडेंटिज्म तो था कि खोया हुआ क्षेत्र पाना किसी भी तरीके से, शांत तरीके से, यहां पर लड़ाई के तरीके से, इसको बोलते हैं revanchism. After the defeat, the military government promoted revanchism to regain lost lands. Next is number 19, brinkmanship. brinkmanship किसको बोलते हैं? खतरनाक स्थिति को किनारे तक ले जाना, मतलब pushing a dangerous situation to the edge to win, मतलब जीतने के लिए बिल्कुल एज तक लेके जाना किसी भी खतरनाक स्थिति को जीतने के लिए. द कोल्ड वॉर वॉज फुल ऑफ brinkmanship as both superpowers threatened nuclear action. Next is number 20 is appeasement. appeasement किसको बोलते हैं? युद्ध टालने हेतु आक्रमणकारी को रियायत, means conceding or aggressor to avoid conflict. Sorry for this, काफी टाइम ट्विस्टर सा है ये. The policy of appeasement with Hitler before World War II only encouraged further aggression. appeasement, युद्ध टालने हेतु आक्रमणकारियों को रियायत, मतलब जो आक्रमणकारी होते हैं उनको रियायत देना क्योंकि युद्ध को टालना है, to avoid conflict. Next number 21 is balkanization. balkanization किसको बोलते हैं? क्षेत्र का शत्रु राज्य में विभाजन, fragmentation of a region into a hostile states. क्षेत्र का शत्रु राज्यों में विभाजन. The collapse of Yugoslavia led to the balkanization of the Balkans into small nations. छोटे छोटे क्षेत्रों में उसका विभाजन कर देना. Next is number 22,
फिनलैंडिजाइजेशन। फिनलैंडिजाइजेशन किसको बोलते हैं? बड़ी शक्ति का पड़ोसी देश की नीति पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ अ लार्ज पावर ऑन अ स्मॉलर नेबर्स पॉलिसी। जो पड़ोसी देश है उसके ऊपर किसी बड़ी शक्ति, बड़े देश का प्रभाव होना, उसको बोलते हैं फिनलैंडिजेशन। Small countries near Russia often face Finlandization due to economic and military pressure. Next, number 23 is containment. Containment किसको बोलते हैं? प्रतिद्वंदी विचारधारा को फैलाने से रोकना। Containment, policy of preventing spread of rival ideology. मतलब जो राइवल आइडियोलॉजी है, प्रतिद्वंदी विचारधारा है, उसको फैलाने से रोकने के लिए उसको बोलते हैं कंटेनमेंट। द यूएसए's कंटेनमेंट पॉलिसी एम टू स्टॉप द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। नेक्स्ट, नंबर 24 इज सुजरेनिटी। सुजरेनिटी किसको बोलते हैं? आंशिक संप्रभुता। आंशिक संप्रभुता, partial sovereignty with another state controlling foreign affairs. Bhutan was under British sovereignty before gaining full independence. मतलब आंशिक संप्रभुता मतलब कि थोड़ा बहुत उसका कंट्रोल है। पार्शियल सॉवरेनिटी मतलब पार्शियलिटी, मतलब थोड़ा खुद का कंट्रोल है, थोड़ा किसी फॉरेन कंट्री का कंट्रोल है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 25 इज प्लेनिपोटेंशियरी। प्लेनिपोटेंशियरी किसको बोलते हैं? पूर्ण शक्ति संपन्न राजनायक, मतलब कि डिप्लोमैट विद फुल पावर टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। राजनायक कौन होता है? डिप्लोमैट होता है, जो हमारी गवर्नमेंट को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करता है, तो उसको बोलते हैं प्लेनिपोटेंशियरी। The minister was sent as a plenipotentiary to sign the peace treaty on behalf of the nation. Next is persona non grata। बहुत ही लंबा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा रेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सोना नॉन ग्राटा, अवांछित राजनयिक, मतलब कि अनवेलकम डिप्लोमैट एक्सपेल्ड बाय होस्ट कंट्री, मतलब जो चाहिए ही नहीं फिर भी वो आ रहा है, तो अनवेलकम डिप्लोमैट, ये भी डिप्लोमैट है। द एम्बेसडर वॉज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा एंड आस्क्ड टू लीव विद इन 48 आवर्स। और ये अक्सर होता है जब किसी दो कंट्रीज के बीच में कुछ कोल्ड वॉर टाइप हो जाता है या कुछ अनबन हो जाती है, तो जो उसका राजनायक होता है तो उसको भेज दिया जाता है वापस उसके देश। तो अक्सर आपने ये न्यूज वगैरह में सुना होगा, तो उसको बोलते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा। जब किसी देश के राजनायक को जब उसी के देश में भेज दिया जाता है किसी भी कारणवश, स्पेशली जब ये लड़ाई के मामले में। कैसस वैली, कैसस वैली किसको बोलते हैं? युद्ध का अधिकरण कारण, जस्टिफिकेशन और रीजन फॉर स्टार्टिंग अ वॉर। द अटैक ऑन द बॉर्डर पोस्ट वाज यूज्ड एज अ कैसस वैली टू डिक्लेयर वॉर। जस्टिफिकेशन और रीजन फॉर स्टार्टिंग अ वॉर, हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम क्यों जो है युद्ध का जो कारण है हमें देना पड़ेगा, कैकस वैली। देन नंबर 28 इज रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट किसको बोलते हैं? राष्ट्रों के बीच मैत्री की पुनः स्थापना, मतलब री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशन। तो ये अक्सर इंडिया या पाकिस्तान के बीच में होता रहता है रेप्रोचमेंट। दो राष्ट्रों के बीच मैत्री की पुनः स्थापना को बोलते हैं रेप्रोचमेंट। द समिट मार्क्ड अ हिस्टोरिक रेप्रोचमेंट बिटवीन द टू राइवल कंट्रीज। नेक्स्ट इज number 29 is एनफ्रेंचाइजमेंट किसको बोलते हैं? मत अधिकार, मीनिंग ग्रांटिंग राइट टू वोट।
The enfranchisement of women in 1920 was a major milestone in US democracy. Next है, इसका opposite है disenfranchisement, मतलब मताधिकार छीनना. Depriving the right to vote. Strict ID laws were accused of causing the disenfranchisement of poor voters. Next, number 31 is promulgation. Promulgation किसको बोलते हैं? कानून को सार्वजनिक घोषित करना. Making a law officially public after the president's signature. After the president's signature, the promulgation of the new law was announced. Next is prorogation. Prorogation किसको बोलते हैं? संसद स्थगित करना भंग किए बिना. Suspending parliament without dissolving it. मतलब कि संसद को सस्पेंड कर देना, स्थगित कर देना. ये शायद आपने सुना भी होगा, संसद को स्थगित करना, इसको बोलते हैं prorogation. The Prime Minister prorogation of Parliament was challenged in the Supreme Court. Next, number 33 is dissolution. Dissolution किसको बोलते हैं? संसद को भंग करना. Prorogation बोलते हैं संसद को स्थगित करना. Dissolution बोलते हैं संसद को भंग करना. Officially ending a parliament, the president announced the dissolution of the Lok Sabha ahead of early elections. Early elections की वजह से president ने संसद को, parliament को dissolve कर दिया. Dissolution. Next, number 34. Devolution. Devolution किसको बोलते हैं? शक्ति का निम्न स्तर पर हस्तांतरण, मतलब transfer of powers to lower level of governance. Devolution gave Scotland its own parliament to handle local issue independently. Next, number 35 is entrenchment. Entrenchment कानून को आसानी से बदलने से सुरक्षित करना. Protecting law from easy amendment. जो भी कानून में amendment होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? Entrenchment. Fundamental rights are entrenched in the Constitution and cannot be easily removed. Next, number 36 is ultra vires. Ultra vires means कानूनी अधिकार से परे कार्य करना है. Acting beyond one's legal authority. The order was declared ultra vires as the official had no power to issue it. Ultra vires कानूनी अधिकार से परे कार्य करना. Acting beyond one's legal authority. Next is number 37 is intra vires. ये उसका opposite है. कानूनी अधिकार के भीतर कार्य करना. Acting within one's legal authority. The court ruled the decision was intra vires and fully within the minister's power. Next is number 38. Sub judice. Sub judice किसको बोलते हैं? न्यायिक विचाराधीन मामला. Matter under judicial consideration. The political refused to comment as the case was sub judice before the High Court. Sub judice किसको बोलते हैं? जो न्यायालय में मामला विचाराधीन है. Next is number 39 is locus standi. Locus standi किसको बोलते हैं? न्यायालय में मुकदमा दायर करने का अधिकार. Legal right to bring a case to court. The NGO was denied locus standi as it had no direct interest in the case. Next, number 40. Number 40 is habeas corpus. ये बहुत ही important है, मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण. Habeas corpus, writ to produce detained person in court. The lawyer filed a habeas corpus petition to secure the release of the unlawfully detained man. बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं habeas corpus. Next, number 41 is एमिनेंट डोमेन. एमिनेंट डोमेन किसको बोलते हैं? सार्वजनिक हित में संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार. स्टेट्स राइट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज. सार्वजनिक हित में संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार. एमिनेंट डोमेन. द गवर्नमेंट यूज्ड एमिनेंट डोमेन टू एक्वायर लैंड फॉर द न्यू हाईवे प्रोजेक्ट. जब कोई भी
सरकार जो है संपत्ति का अधिग्रहण कर लेती है, मेनली हाईवेज वगैरह बनाने के लिए या किसी और चीज के लिए, जो भी गवर्नमेंट की चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज नंबर 42, इंटेरिगनम। इंटेरिगनम किसको बोलते हैं? दो शासनों के बीच का अंतराल, पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव गवर्नमेंट और रूलर्स, तो उसको बोलते हैं इंटेरिगनम। द कंट्री फेस instability during the interregnum after the king's sudden death। दो शासनों द्वारा या दो गवर्नमेंट द्वारा जो बीच का अंतराल होता है उसको बोलते हैं इंटेरिगनम। नेक्स्ट नंबर 43 एलिजोपॉली। एलिजोपॉली किसको बोलते हैं? कुछ शक्तिशाली संस्थाओं का बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल्ड बाय फ्यू पावरफुल एंटिटीज, उसको बोलते हैं एलिजोपॉली। कुछ शक्तिशाली संस्थाओं का बाजार पर नियंत्रण, वो मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं। द टेलीकॉम सेक्टर इन मेनी कंट्रीज इज एन एलिजोपॉली डोमिनेटेड बाय 2 or 3 कंपनीज, और ये शायद इंडिया में भी है, 2-3 कंपनीज हैं टेलीकॉम सेक्टर की जो पूरे इंडिया पे डोमिनेट कर रही हैं। नेक्स्ट नंबर 44 इज प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म किसको बोलते हैं? घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, पॉलिसी ऑफ शील्डिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड protectionism by imposing high tariffs on imported goods। घरेलू उद्योगों को विदेशी लोगों से बचाना, उनके कंपटीशन से बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना, नाम से ही पता चल रहा है प्रोटेक्शनिज्म। नेक्स्ट इज मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म किसको बोलते हैं? निर्यात बढ़ाओ आयात घटाओ की नीति को बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। पॉलिसी ऑफ मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइजिंग इंपोर्ट, निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को घटाने की नीति को बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। यूरोपियन पावर्स फॉलोड मर्केंटिलिज्म टू एक्यूमुलेट गोल्ड थ्रू ट्रेड सरप्लसेस। नेक्स्ट इज नंबर 46 स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन किसको बोलते हैं? मंदी और महंगाई एक साथ, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कंबाइंड विद इन्फ्लेशन। मंदी और महंगाई जब एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। In 1970s, oil crisis caused stagflation in many Western economies. Next, number 47 is nationalization. ये तो शायद आपने सुना होगा, निजी उद्योग का सरकारी अधिग्रहण। नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट टेक ओवर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री। किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री को जब गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स गिव द गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे कि जो बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन, ये उसका ऑपोजिट है, सरकारी उद्यम को निजी हाथों में देना, ट्रांसफर ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट हैंड्स। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया एंडेड डिकेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप, मतलब कि जो सरकारी कंपनीज हैं उनको प्राइवेट कंपनीज को दे देना, प्राइवेट कंपनीज द्वारा उनको टेक ओवर कर लेना, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ये आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट 49 इज सफरेज। सफरेज को क्या बोलते हैं? मताधिकार। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट इन इलेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं? सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स एवरी एडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। नेक्स्ट इज नंबर 50 इज सेफोलॉजी। सेफोलॉजी किसको बोलते हैं? चुनाव और मतदान का अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव और मतदान के अध्ययन को बोलते हैं सेफोलॉजी। स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग पैटर्न्स। सेफोलॉजी हेल्प्स प्रिडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट्स बाय एनालाइजिंग वोटर बिहेवियर एंड ट्रेंड्स। नेक्स्ट इज बेलिकोसिटी। बेलिकोसिटी किसको बोलते हैं? युद्ध प्रिय स्वभाव, एग्रेसिवनेस और वॉर लाइक नेचर ऑफ अ स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट का या किसी कंट्री का
जो वॉर लाइक नेचर होता है, युद्ध प्रिय स्वभाव होता है, उसको बोलते हैं बेलिकोसिटी। मीन्स द नेशंस बेलिकोसिटी alarmed its neighbors and the international community. Next is number 52, जिनगोइज्म। जिनगोइज्म किसको बोलते हैं? अत्यधिक आक्रामक राष्ट्रवाद, मीन्स एक्सट्रीम एग्रेसिव नेशनलिज्म। अत्यधिक आक्रामक, वेरी एग्रेसिव, जो भी कोई कंट्री है उसको बोलते हैं जिनगोइज्म। The Jingoism of the ruling party led to unnecessary tension with bordering nation. Next, number 53 is chauvinism. Chauvinism किसको बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने समूह के प्रति अत्यधिक पक्षपात, अपने समूह के प्रति अत्यधिक पक्षपात को बोलते हैं chauvinism. Means excessive bias towards one's own group, अपना खुद का कोई बनाया हुआ ग्रुप है उसमें पक्षपात करें और दूसरे ग्रुप पे ध्यान ही ना दे, उसको बोलते हैं chauvinism. His chauvinism made him believe his country was superior to all other. Next, number 54 is patronage. Patronage किसको बोलते हैं? राजनीतिक शक्ति से नौकरियां देना, using political power to give jobs as rewards. Patronage. The minister was accused of patronage for appointing party loyalists to key position. Next, number 55 is canvassing. Canvassing किसको बोलते हैं? घर घर जाकर मत मांगना, seeking votes or opinions door to door is canvassing. Party workers spend weeks canvassing in every village before the election. घर घर जाके वोट मांगने को बोलते हैं कैनवेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मैनिफेस्टो। ये तो शायद आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है। मैनिफेस्टो राजनीतिक दल की नीतियों की सार्वजनिक घोषणा, पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। द पार्टी रिलीज्ड इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रॉमिसिंग जॉब्स एंड फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट नंबर 57 इज नलिफिकेशन। नलिफिकेशन किसको बोलते हैं? राज्य द्वारा केंद्रीय कानून मानने से इनकार, मींस स्टेट्स रिफ्यूजल टू एनफोर्स अ फेडरल लॉ। नलिफिकेशन, राज्य द्वारा केंद्रीय कानून मानने से इनकार, मतलब जो स्टेट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, वो मानने से इनकार कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं नलिफिकेशन। द स्टेट लेजिस्लेचर पास्ड अ नलिफिकेशन एक्ट अगेंस्ट द फेडरल टैक्स लॉ। तो इसी के साथ ही खत्म होते हैं ये अल्ट्रा रेयर पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।